So today for all of you, I'm going to tell you 3-4 life lessons so far from my own journey. And I'm going to narrate my story, but idea for that story is just anecdotes to get to a learning. I started my journey in 2012 with Restaurant Tech. We invested in a restaurant. How many of you have ever thought कि कभी अपना एक रेस्टोरेंट खोलेंगे? अगर किसी से दुश्मनी हो और बदला लेना हो तो उसका रेस्टोरेंट खुलवा दो और उसको अपने हाल पे छोड़ दो. माई टीम हेट्स मी फॉर दैट, क्योंकि हम रेस्टोरेंट को सॉफ्टवेयर बेचते हैं. तो माई टीम इज ऑलवेज लाइक कि यार आप किसकी तरफ हो एग्जैक्टली. बट फनी थिंग इज दैट कि मैं ये कितना भी बोल लूं, शादी और रेस्टोरेंट बिना किए कोई मानता नहीं है. तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या एडवाइस दें किसी को. सो हमने रेस्टोरेंट खोला. हमें एक्चुअली ऐसा लगता था कि यार रेस्टोरेंट बहुत सही बिजनेस है, कोई और खाता है, कोई और बनाता है, ओनर कभी रेस्टोरेंट पे दिखता नहीं है, स्टाफ होता है, तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस होगा. वी इन्वेस्टेड इन रेस्टोरेंट. हमने एक कंसल्टेंट को बुलाया. हमने बोला कि अरे हम आपको पैसे देंगे, पैसे हमारे पास. 23-year-old, I used to run a telecom venture back in the day, and this was a side business. Restaurant was a side business. So हमने उसे बोला कि हम पैसे देंगे आपको, आप हमारे लिए बढ़िया टर्न की प्रोजेक्ट करिए, एंड देन विल गो विद वर्ल्ड डोमिनेशन. एक रेस्टोरेंट से 2 रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट से 4 रेस्टोरेंट, उसके बाद फ्रेंचाइजिंग, एंड देन डोमिनोज. एंड यूनिवर्स कंस्पायर्ड. हमारी किस्मत अच्छी थी या खराब थी, अब तो कह सकते हैं शायद अच्छी थी, बट उस समय in 45 days we were able to actually open a restaurant from the ideation day to the opening day. It was absolutely speedy fast. Every possible ingredient in the universe conspired to make sure कि ये बैकआउट ना कर जाए. जो दुकान मांगी वो मिल गई, प्रॉपर्टी डीलर ने 2 मिनट में एग्रीमेंट साइन करा दिया, ब्रांड नेम मिल गया, डोमेन नेम मिल गया. डोमेन नेम मिलने के बाद तो उसके बाद तो कैसे रुक सकता है आदमी. And restaurant screwed us royally. पहला दिन रेस्टोरेंट खुला, भीड़ लग गई, स्टाफ आया, डिमांड आई, खाना बिक गया. पहले दिन 5,000 रुपए का प्रॉफिट. आई वॉज माइंड फॉक्ड. आई वॉज लाइक भाई साहब कोई बता क्यों नहीं रहा था इस बिजनेस के बारे में, ये तो बहुत कूल है, पहले दिन कौन प्रॉफिट करता है. तो हमें लगा कि ये तो बहुत सही है. पहला महीना प्रॉफिटेबल, दूसरा महीना प्रॉफिटेबल, ये हनीमून पीरियड है. And that's when I realized कि रेस्टोरेंट बिजनेस एग्जैक्टली उल्टा है. वो ऐसे धीरे चल के ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर से कूदी मारता है. क्योंकि पहले दिन जब रेस्टोरेंट खुलता है तो एवरीबडी ऑन द स्ट्रीट इज लाइक ये नया रेस्टोरेंट खुले, चल ट्राई करते हैं. उसके बाद नहीं आता वो वापस. That's when you realize कि ये उल्टा बिजनेस है. So 2 महीने बाद अब हमारी कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा था. हमने बोला ये तो वर्ल्ड डोमिनेशन करेंगे, तो हम तो स्मार्ट हैं, बाकी किसी कोई आइडिया नहीं है स्कीम के बारे में रोड पे. तो हमने दिल्ली का मैप लगाया ऑफिस में, उसमें लगाई 50 पिन. सो हमने वो 50 पिन लगाई, दोबारा से सबको बुलाया, एंड नाउ इन द बिजनेस प्लान शिट स्टार्टेड बिकमिंग रियल. नाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओ वाओ, probably we are going to commit a lot more money to this. Even if we sign 5 more stores, money is going to become too real. And then I said, okay, maybe it's time for me to, dig deeper into the accounts, dig deeper into the, finances, understand what's my cost structure, understand, what is this profit? Why will it not happen? Why is it reducing a little? Already second month में थोड़ा सा profit reduce हो गया. And as I entered, I realized that अंदर तो बहुत झोल था. Everybody was plundering the restaurant. From my cashier, from store manager to chef to sous chef to बर्तन धोने वाला, सफाई करने वाला, वेंडर, हर कोई अपना अपना हिस्सा उसमें से लेके जा रहा था, धीरे धीरे थोड़ा करके. And then I started picking on that, and after that it was a war. So month 3 started with an absolute war, where staff started leaving. Anybody who I questioned said, हाँ अपना रेस्टोरेंट चला रहे, हम देख लेंगे, दोबारा कुछ और कर लेंगे. And chucked out the consultant. And that's when I realized we were negative, red in month 3, and then further red in month 4. We basically moved further, and
our ego got bruised. I decided that I'll shut down the restaurant. I'll sell it off. Not interested. This is not running my life. It is a side business. I don't care. And then ego got really bruised because हम तो technology company चलाने वाले young, smart engineer, हमें वो सभी लोगों ने धोखा दे दिया है जिन लोगों की हम नॉर्मल डे में वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो IQ नहीं है, they are poor. And the first version of the technology product that we built, our company was earlier called Posist. We rebranded as RestroWorks, last year. The first version was built for a noble cause. I wanted to screw the staff back. मुझे उनसे बदला लेना था. And it was absolutely as pure as it can be. We did not want to build this as a product. We did not want to run it as a business. अगर आप मुझसे 2011 में बोलते कि one day you'll be, running restaurant technology company, मैं बोलता कि आप दिमाग का इलाज कराइए. मैं restaurant से ही परेशान हूँ. मैं restaurant technology क्यों बनाऊँगा? But because we were thinking about it from our problem lens, because we were thinking about it from the pain that we had, that pain was deep. The pain was of a restaurateur. The pain was of somebody who is not from the restaurant industry and trying to run the restaurant. And that is actually the biggest pain of the restaurant industry in general. लॉयर बनने के लिए लॉ करना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS करनी पड़ती है, रेस्टोरेंटर बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता. इनफैक्ट ज्यादा चांसेस ये हैं कि अगर कुछ नहीं किया है तो हाई चांसेस है कि रेस्टोरेंट खुलेगा. And that makes the industry extremely difficult because you can never have a sane conversation with a random restaurant owner and come back, smarter. Restaurant owners are smart, but only after they have gone through a lot of cycles in their business, after they are seasoned, that's why second generation, third generation restaurateurs are much more sane, smarter, and successful. The first version, when we built the first version of this product, we did not need to sell it. We were literally solving all our problems from first principles. आप सभी ने first principles thinking के बारे में सुना है? नहीं? First principles thinking is a buzzword. A lot of self-help books nowadays talk about it. Peter Thiel, founder of PayPal, brought it to notice. I don't know if he coined it, but he definitely brought it towards notice. First principles thinking is कि अगर कोई problem solve करनी है, तो उसका derivative mechanism की बजाय can we hit the root? Can we hit the root cause? For example, अगर मुझे ये स्टेज दोबारा बनाना है तो कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए. अब ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको देखने के 2-4 तरीके हो सकते हैं. एक तरीका है कि जो 20 साल से स्टेज बना रहा है उसी से पूछे कि क्या मटेरियल यूज होना चाहिए, तो वो आपको वो बताएगा जो उसकी अब डेरिवेटिव अंडरस्टैंडिंग है कि साहब 20 साल पहले हम ये यूज करते थे, अब ये यूज करते हैं, आजकल मार्केट में ये चलता है. पर दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि आप एक्चुअली जाके चेक करें कि स्टेज पे जो मटेरियल है उसकी एक्चुअली क्या वैल्यू है. व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट am I solving the problem कि इस पे आवाज नहीं आनी चाहिए, चलने में आसान होना चाहिए, थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, इट इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर. एंड जब आप डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को देखेंगे तब शायद आप एक बेहतर सोल्यूशन निकाल पाएंगे. और वो सोल्यूशन हो सकता है कंप्लीटली अनकन्वेंशनल हो सकता है उस सोल्यूशन के बारे में कभी किसी ने सोचा ही ना हो. नॉट बिकॉज यू आर अ जीनियस, बट बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन द कोर प्रॉब्लम. And when that happens, magic starts rolling. We were focused on only one thing. हमें transactions capture करनी है, चोरी रोकनी है. रेस्टोरेंट में आपने वो देखा है लगा हुआ प्लाकार्ड, if you don't get the bill, your food is free. If you don't get the bill, call on this number. Do you understand the gravity of that? The gravity of that statement? एक रेस्टोरेंट ब्रांड ने डिक्लेयर किया है कि मेरा एम्प्लॉय चोर हो सकता है. Can you be vigilant on my behalf as a customer? Would you like to stand behind such a placard? But the entire restaurant industry is standing behind it. Imagine how normalized pilferage and theft is in the restaurant space. So we basically were trying to cut that. And to cut that, we ended up building a point of sale system, POS system, billing software. And our first set of customers, we signed first 50 customers in our journey without selling. We were forced to build a restaurant tech company because it worked on our restaurant. We built an anti-theft system where we almost could catch at a transaction level who's the thief. And ये हवा मार्केट में फैल गई क्योंकि जो हमारे यहाँ से निकला वेटर या कैशियर, उसने जाके बाजू वाले रेस्टोरेंट में बताया. धीरे धीरे मार्केट में खबर फैल गई कि ये कुछ तो जादू चला रहे हैं.
घर बैठ के चोरी पकड़ते हैं. This is 2011 mind you. Individual standalone restaurants पे touch screen terminals नहीं हुआ करते थे. Most of the individual restaurants never used to use at least softwares out and open. They were still dealing with those old style machines. My first customer in Delhi was Gyani's Ice Cream. All Delhi people must know this brand. And I was ecstatic when they came to us and said, we want to use your software. I was like, wow, we are failing restaurateurs whose ego is bruised, but we know tech. And Gyani's is asking for help. This is so freaking cool. So हमने Gyani's को बोला कि देखिए ये हमारा बिजनेस नहीं है, हम ऑलरेडी रेस्टोरेंट से परेशान हैं, मैं टेलीकॉम कंपनी रन कर रहा हूँ, माय वाइफ वाज रनिंग अ वेब डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी, रेस्टोरेंट हमारा साइड प्रोजेक्ट है और ये सॉफ्टवेयर तो प्रोजेक्ट भी नहीं है, ये तो सिर्फ साइड प्रोजेक्ट को संभालने के लिए एक और प्रोजेक्ट है. सो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसकी कुछ कंडीशन है. वी आर एक्सटैटिक, वी डोंट वांट टू से नो टू यू, बट वी आर गोइंग टू चार्ज यू दिस मनी, नो बार्गेन. 2, आप हमें कभी भी ये नहीं बताएंगे कि बटन हरा कर दे, लाल कर दे, इसको यहाँ के यहाँ कर दे. हम आपको नहीं बताते आइसक्रीम कैसे बनानी है, आप हमें नहीं बताओगे सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है. आप प्रॉब्लम बताओगे, हम सोल्यूशन देंगे, आप सोल्यूशन को एग्जैक्टली वैसे यूज करोगे जैसे हम बता रहे हैं. आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिम्मा हमारा. फॉर सम वियर्ड रीजन ही सेड यस. Said, okay. And I actually said all of this believing that he will say no. But because he said yes, I said, okay, what big deal? Let's do that. This was 2011 end. It's been 13 plus years. That was Gyani's Ice Cream's 4th store. They're at 223 stores today. They continue to be a customer for the last 13 years. This was my first lesson in product development and entrepreneurship. A lot of people come to me, and this is for this room. A lot of people keep coming to me saying कि मुझे ये वाला आइडिया आ रहा है, आपको कैसा लगता है, इसमें स्कोप है क्या? मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, मैं आजकल आइडिया सोच रहा हूं. अब तो AI आ गया है तो बहुत सारे प्रोडक्ट तो मर ही जाएंगे. एंड आई एम लाइक कि अब क्या बोल रहे हो सब? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाई आर यू सेइंग ऑल दिस? कौन सा AI, कौन सा प्रोडक्ट मर गया है, कौन सा आइडिया और कौन सा स्कोप? रियलिटी में आपका प्रोडक्ट उसके मार्केट स्कोप से नहीं बिकता है. आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, whatever you are trying to build, is actually a function of if you feel that problem in your bones, if you really feel the pain of your customer, of your prospect, and आपका जो prospect है वो आपको कितना भी illiterate या stupid या non-tech लग रहा हो, सच ये है कि उसको अपनी पेन के बारे में इतना पता होता है कि आपसे 3 मिनट बात करने के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, उसकी पेन के बारे में, एंड हेंस आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस की मैच्योरिटी, इन सब के बारे में कितना पता होगा. एंड दैट एक्चुअली मेक्स सेल्स डिफिकल्ट, दैट मेक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिफिकल्ट, दैट मेक्स स्पिनिंग द बिजनेस डिफिकल्ट. पर अगर आपको एक्चुअली ये पता हो कि आपके डोमेन में, आप जिस इंडस्ट्री वर्टिकल, जिस फ्रिंज में ऑपरेट करना चाहते हैं, अगर आपने वो पेन खुद नहीं सहा है, अगर आपने वो पेन सिर्फ बाहर से खड़े होकर देखा है बट आपने अंदर जाके उसको एक्चुअली फील नहीं किया है, देयर इज अ वेरी वेरी लो चांस दैट यू विल सक्सीड इन दैट बिजनेस. एंड यू विल नॉट सक्सीड इट बिकॉज ऑफ कपल ऑफ रीजंस. 1, नॉलेज कहां से आएगी? यू विल बी डिपेंडेंट ऑन योर कंपेटिटर्स. दैट इज व्हाई व्हेन आई मीट पीपल, आई मीट सीजन फाउंडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन न्यूबीज, पीपल हु आर रनिंग अ बिजनेस एंड डूइंग फेयरली वेल. I see so many of them stuck in this loop of मेरा competition क्या कर रहा है, उसने आगे कुछ तो नहीं कर दिया, उसका प्राइस कम हो गया है, I'm going to out discount him or her, I'm going to make a product better than my competition. The competition is failing. My biggest nightmare, I'm one of the most competition oblivious guy, and I'm not saying this in a very moral high ground sort of way. I'm saying this just, it is my introspection of my nature, that I don't really care for competition, and that is not arrogance. That is purely because मुझे लगता है कि यार मार्केट में कस्टमर है, प्रॉस्पेक्ट है, वो रो रहा है, उसको पेन है, उसकी पेन सॉल्व नहीं हो रही है. हाउ डज इट मैटर कि कंपटीशन है या नहीं है? अगर कंपटीशन होता तो ये रो नहीं रहा होता, ये रो नहीं रहा होता क्योंकि इसको पेन ना होती. अगर इसको पेन ना होती तो बिजनेस ही नहीं होता. If competition is doing so well, how come I'm still there in the market? And if I am there in the market and somebody is crying, who cares? Where is the competition? This may look all very cliched, but fact is that for any business and any service to grow, all you need is somebody who's crying, who you can say, I can alleviate your pain and take, money in return. For us,
This journey started rolling in early 2012. The second part of this journey, where we became serious about restaurant tech, and हमारे पास अब एक बहुत बड़ा question था कि हम एक point of sale solution company थे, billing software. For us, the kind of leads we were getting every day, gym, spa, salon, retail, supermarket, apparel, shoe, we were getting so much business because everybody was looking for a point of sale system. And this was our second moment of truth, where almost 80% of leads, हम bootstrap company हैं, हमें SEO हमारे लिए great idea नहीं है. SEO was compulsion. वो ही आइडिया था, उसके अलावा कोई और आइडिया ही नहीं था, क्योंकि एडवर्ड्स में पैसे नहीं खर्च सकते थे. तो अब हमारे को 80% लीड्स आ रही हैं, वो वाली जो एटलीस्ट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दैट, एंड वी आर कंफ्यूज्ड कि हम 80% लीड्स को मना कर रहे हैं और 20% लीड्स में से बिजनेस स्क्वीज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर वर अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स वेयर वी वर रियली टेम्प्टेड टू bite a business that was outside of the restaurant industry, but within point of sale system, within inventory control. We got evaluated. थोड़ा बहुत लालच तो बनता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने सभी को भगा दिया. कुछ अच्छे लगे तो हमने उन्हें बोला आइए इवेल्युएट करते हैं. जैसे 24/7 स्टोर्स पता है सबको, हाँ अभी बंद हो गया, आई थिंक दे हैव सोल्ड इट टू समवन. 24/7 stores came to us in 2016. They were still nimble, but they were going big. They evaluated us. We were salivating on that deal. 30-35 लोकेशंस थी, वो हमें कुछ 30 लाख रुपए का पीओ दे रहे थे. साथ में वो हमें प्रॉमिस कर रहे थे कि वी विल बी 100 स्टोर्स इन नेक्स्ट 2 years. सो टेक्निकली इट वाज सपोज्ड टू बी एटलीस्ट $1 crore per year sort of deal. We evaluated it for 1.5 months, क्योंकि somewhere we were also tempted कि यार पैसा तो ले ही लेंगे इनसे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, बना तो देंगे ही, टेक है, how hard it can be. And I think one of the best decisions that we continuously took, I did not take that decision once, I took that decision 20 times over 10 years, was to stick to our lane. Every time, I remember this gentleman from 24/7 on the day of signing the deal was at our office, and I said no. And he completely jumped out of his head. He was like, are you serious? Are you saying no to us? I said, well, I'm not saying no to you. I am saying no to the fact that this is not going to go very, very long. We are not a retail, we are not a convenience store product. And my problem is that tomorrow, as you grow from 30 to 100 stores, once I take your money, I need to give you value. And I need to give you value by solving your workflow, by solving your problems, by continuously making sure that you are taken care of. My problem is that if I start making features, workflows, making options for a supermarket, convenience store, retail, it will be a disservice to the product in the restaurant space. And if I don't do it for you, it is going to be a disservice for you, in which case, you will eject. You will go somewhere and you'll waste your time and money. I would rather keep the right to serve you somewhere in future, if at all we digress and we go that way. But I would rather lose this money today and not do it. And this guy left completely in disbelief. He said, I have never seen somebody refusing money on table. And I told him, that I'm really, really sorry. That day, one of my sales guy also quit, who was running this deal. He was like, "Kya aap gadhe hain?" I said, "Yeah, that sounds familiar, but I really can't help it right now." But in hindsight, I can tell you that this decision to stick to our lane was probably one of the best decisions that we took. I'll tell you what it helped us to do. And this is what I had a chat with my team right after. I said, well, it may sound stupid that we said no to a potential crore rupees on the table and a great brand in Delhi, probably that will go pan-India. We need to double down on restaurant industry. We need to double down on, and this was also the year when we actually started going outside the country. First 4-5 years, we were focused in India. Today, we work with 26,000 restaurants in 52 countries at this point. Whenever any of you eat outside from today, if your bill at the bottom reads powered by POSIST, P-O-S-I-S-T, that's us. And it allowed us to become restaurant F&B operations specialist, to the point that from, powering Subway, Taco Bell, KFC, Nando's, Häagen-Dazs, Buffalo Wild Wings, some of the largest global chains, to homegrown chains like Guyanese ice cream, Belgian waffles,
to running food courts in various offices. Netflix India, office food court is run by us. Yash Raj Films is done by us. To also doing US Army bases in multiple different countries. And one of the biggest lessons that I keep preaching to fellow entrepreneurs, to friends, to aspiring ones is that when you focus on one thing and you use that focus to go really, really, really deep in it, you get an opportunity for some of the largest size, opportunities in the world. We powered stadiums during FIFA in Qatar. There is Hajj going to happen, I think, next month or a couple of weeks from now in Mecca, in Saudi Arabia. It is probably the largest quick service restaurant operation. 1.8 million people in a single square. It's called Mina Square. 1.8 million people are going to do 3 meals a day for 9 days. It is the craziest operation ever. And we have been powering that for the last 3 years. And we got all these opportunities only because our engineers, our team, our people could think in aloo, bhindi, bhaji, chicken, paneer, mutton. We did not have to do any generic stuff. We could think in recipes. We could think in restaurant operations. We were obsessed and are obsessed only about one thing. That is F&B operations. And we could just expand the scope of this, to almost every possible play. There came a point where we started going outside of the country. So for us, lesson is focus allows you to expand. A lot of people, when they want to go really, really wide, I generally tell them that the path to width is not straight. The path to width is deep. If you go deep, that's exactly how your width increases. Your width does not really increase when you go horizontal. My last lesson today is pricing. When we started going out of the country, I remember I was talking to this gentleman in Dubai, and we quoted a certain price. And he felt that the price was too high. And trust me, it wasn't. We were still quoting them quite a decent price, almost 1/10 of what we charge today. And this guy said, "Oh, wow, you're costly." He was an Arab. I was like, okay, what's costly? What's the parameter of costly? अब अरबी आदमी कह रहा है कि ये महंगा है. तो मेरे को तो अपने लाइफ में क्वेश्चन हो रहा था कि तेरा महंगा और मेरा महंगा सेम तो मैच नहीं कर सकता है. तो या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या आप कुछ मिस कर रहे हैं. So I said, what's costly? तो he threw a number and he said, इतने में हो तो बता देना. So I said, ये तो नहीं होएगा, but I have a question. Why? Like, why did you specifically, quote this particular number? And the guy said, well, you are Indian. You're an Indian company. You must have Indian engineers. India has cheapest engineers. So why do you want to charge me so much? And by the way, I did not leave a lead on your website because I was looking for the best technology. I left a lead on an Indian website because I was looking for the cheapest technology. अगर आप में से कुछ लोगों को ये सब सुन के बुरा लग रहा हो, तो प्लीज बुरा लगाना. ये बुरी बात ही है. मुझे बहुत बुरा लगा था उस मोमेंट. He actually left lead on an Indian website, and I was very happy कि you know what, we are doing so well that we are getting leads from Dubai on its own. उधर का तो SEO भी नहीं किया. और मैं साथ में ये भी सोच रहा हूं कि ये कैसे मिले इसको, हम क्या कीवर्ड डाला इसने. But truth of the matter is that he was looking for an Indian product, and that day we realized that this is not how life is going to be. If अगर मुझे यही करना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की रिसेलरशिप लेके माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट बेच लेता हूं. अगर बेचना और डिस्ट्रीब्यूशन करना ही अल्टीमेट गोल है और डिस्काउंट देना ही प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी है इसके लिए, then I would rather not build this product. The other side of it was that what is it that I can do for him where my price becomes irrelevant in the play, and then I can charge anything. To simplify this, our question was that we are not a commodity, we are solving a problem. मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए एंटी थेफ्ट, मैं थेफ्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. अगर मैं किसी के लिए 1 करोड़ रुपए का रिटर्न लेके आऊं, 1 करोड़ रुपए की थेफ्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो 5 लाख रुपए तो बनते नहीं ले जने. यस और नो?
5 to 10 lakhs. In fact, yes, it should be more. अगर 1 करोड़ रुपए आप किसी को दे रहे हैं तो थोड़ा तो जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए. मतलब सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात क्या बात है? Buyer in front of me is not going to allow me to give them cheap services because they paid less for it. One of the biggest lessons that not only I've learned, I've lived, I see that every day, is that businesses first try to be the cheapest, to be the fastest, then flunk on the services because you're cheapest. पैसे है ही नहीं तो सर्विसेज कहां से देंगे? और फिर आप सामने वाले को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये 10 रुपए में ताजमहल खरीदोगे क्या? इतने में इतना ही मिलेगा. बट आपका बायर इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता. आपका बायर बोलता है साहब ऐसा है, आपने जो ये कस्में वादे किए थे उसका प्राइस आपने 10 रुपए बताया था, हमने आपको 10 रुपए दिया. ये चीप था, ये नहीं था, ये हमने कभी डिस्कस नहीं किया आपसे. आप हमें वही सर्विसेज दीजिए जो हमने मांगी थी और आपने प्रॉमिस की थी. 10 रुपए में कैसे बनानी है ये आपका प्रॉब्लम है. यू आस्क्ड फॉर दैट प्राइस, आई डिड नॉट कमांड दैट प्राइस. And we decided in 2016-17 that we are not going to be the cheapest product. We are going to be the highest ROI product. And ये सिर्फ motivational statement नहीं थी. It required a lot of work. It required, us to make sure that we are continuously going deeper in the operations use case, deeper in what promoters of the restaurant industry want. What is it? उनका पैसा exactly कहाँ फंसा हुआ है? वो vendor management में फंसा हुआ है, वो pilferage में फंसा हुआ है, वो inventory control में फंसा हुआ है, वो Zomato, Swiggy की integration में फंसा हुआ है, वो उनके स्टाफ मैनेजमेंट में फंसा हुआ है, वो किचन मैनेजमेंट फंसा हुआ है. वी बेसिकली सेड इट डजंट मैटर. आज के बाद हम ना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, ना इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, ना किचन मैनेजमेंट सिस्टम है. वी आर अ बॉटम लाइन एफिशिएंसी सॉल्यूशन. अगर हम इस बिजनेस की बॉटम लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो हम काम करेंगे. अगर हम बॉटम लाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करेंगे. दैट ऑल्सो मीन्स दैट दिस विल बिकम आवर गाइडिंग लाइट. दैट मीन्स अगर आज मुझे जय आस्क्स मी कि अरे तुम ये वाला प्रोडक्ट बना दो क्या रेस्टोरेंट के लिए, I will only look at, does it impact bottom line directly? Answer is yes. I said sure. Answer is नहीं, bottom line को impact नहीं करता पर top line बढ़ाता है. Said नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है. We are married to bottom line efficiency. 2017 we relaunched our entire tech suite. जब हम 2012 से 16 तक बना रहे थे, हमने 2017 में उसे relaunch किया. Today we sell almost 10x to 20x of the price of local competition in India. Almost 2x to 5x the price of local competition in every country, including US. And 30% to 100% means 1.3x to 2x costlier than Oracle and Microsoft. Those are the largest players in our category. And that has happened purely because we deliver ROI to some of the largest chains. And when these brands are talking to us, we don't really discuss price. We always discuss the ROI that is coming on table. So on this note, if I summarize, don't get into a product or a service in case you don't have that pain yourself, you have not experienced it. Don't just look at somebody else's idea and copy it. It doesn't work for very, very long. Focus on a niche. God lies in niches. It is not a cliche. It's the ultimate truth. And 3, price your product right. Don't be cheapest. Don't compete with people on price. Make sure that you understand what is the ROI your customer gets out of it. Be real about it. Be ready to be questioned. And eventually, you'll find success. Thanks to all of you.